एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 6 जनवरी का एडिटोरियल द हिंदू का हम शुरू करेंगे डिस्कशन करना। और उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि मुझे सब्सक्राइबर ने बोला कि संडे का भी मैं एडिटोरियल अपलोड किया करूं। तो मैं आप जिनको नहीं पता है उनके लिए है कि संडे को बहुत ही कम एडिटोरियल्स होते हैं डिस्कस करने के लिए, और उसके बजाय साइंस और टेक वाला पोर्शन बहुत अच्छा आता है द हिंदू का, जिसको मैं हर संडे को डिस्कस करती हूँ आपके साथ, और आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपैक्टफुल है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। उस पर सवाल पहले भी बने हैं, वो सेक्शन रहता है। उसके साथ न्यूज एनालिसिस का भी सेक्शन रहता है, और उसी न्यूज एनालिसिस में अगर कोई ऐसा आर्टिकल मुझे लगता है, जैसे कल मैंने मैंग्रोव फॉरेस्ट पे बड़ी स्टडी करी थी और उसके ऊपर उसको मैंने न्यूज एनालिसिस में ही क्लब कर दिया था, वो ही कल का एडिटोरियल था। तो आप न्यूज एनालिसिस को भी गो थ्रू करें, अपनी तैयारी में ऐड करें। संडे वाले न्यूज की मैं बात कर रही हूँ, और मंडे से लेकर के सैटरडे तक तो एडिटोरियल आते ही है, मैं उसको अपलोड करती ही हूँ। तो मैं एक्चुअली मेरा सेगमेंट क्या है, मैं न्यूज की एनालिसिस अलग करती हूँ और एडिटोरियल की एनालिसिस अलग करती हूँ। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक साथ क्लब करने के चक्कर में, जैसे मैं अपनी बात करूं तो एक साथ क्लब करने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी मैं जस्टिस नहीं कर पाती हूँ एडिटोरियल के साथ। जल्दी बताने से कोई फायदा नहीं है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा आपको, उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो उस वीडियो को बनाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे बहुत सारे चैनल करते भी हैं कि मर्ज करके डालते हैं, जिसमें एडिटोरियल भी होता है और न्यूज एनालिसिस भी होती है। पर मुझे लगता है कि जब तक मैं अपना 100% नहीं दे रही हूँ, उसका मतलब उस काम का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ काम चलाओ काम मैं नहीं कर पाती हूँ, सॉरी टू से। कुछ सब्सक्राइबर्स ने पूछा भी कि मैम आपके 2 वीडियो क्यों आते हैं। इसीलिए क्योंकि मैं अपने हर टॉपिक पे, हर आर्टिकल पे 100% जस्टिस कर पाऊं, इसलिए मैं 2 वीडियो बनाती हूँ। थोड़ी लंबी भी कभी कभी हो जाती है, बट उसके लिए उसका फायदा आप ही को रहेगा। आपको देख करके समझ में आएगा कि इसमें क्या किया गया है। इसलिए संडे के लिए साइंस और टेक का जो जो पब्लिकेशन है उस पर ध्यान दिया करिए, वो जरूरी है। और साथ ही साथ मंडे टू सैटरडे मैं एडिटोरियल्स और न्यूज एनालिसिस करती हूँ, वो भी आप कैप्चर कर सकते हैं। और कभी कभी मैं संडे की एनालिसिस में ही, अगर कोई इंपैक्टफुल एडिटोरियल है संडे वाला, जैसे कल वाले में मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला है, उसको आप, वो एडिटोरियल का ही पार्ट है, उसको आप पढ़ें, उसको आपको वही फायदा रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के आर्टिकल्स में। जैसे पहला है, इंडिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज मोर देन अ कोल स्टोरी। ये हमारा जो क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की तरफ जो हमारा ट्रांजिशन है, उसके बारे में आर्टिकल है। काफी इंफॉर्मेटिव है, आपके प्री और मेंस वाले सेक्शन में इसको कवर करेगा जीएसटी में। और उसका कुछ पार्ट जो आप अगर कवर कर सकते हैं प्लान वाले एक्शन में, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले सेक्शन में भी इसको कवर कर सकते हैं, जहां पे हमारे जो टारगेट्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में, उसमें भी पूछा जा सकता है। और दूसरा है द टैक्स गैम्बिट, जो हमारा टैक्स में चेंजेस हुए हैं उसको लेकर के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वो थोड़ा इंपैक्टफुल मुझे लगा, इन्फॉर्मेटिव भी है। मुझे लगा कि वो उसको हम ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल्स और भी हैं, आप जा सकते हैं वेब पेज पे द हिंदू की, चेक कर सकते हैं, बट डिस्कशन करने लायक मुझे ये लगे हैं। ठीक है, नाउ ये स्क्रीनशॉट है पहले वाले आर्टिकल का। नाउ इंडिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज मोर देन अ कोल्ड स्टोरी। इसमें क्या कह रहे हैं कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। किसके पास? न्यू दिल्ली के पास एक अपॉर्चुनिटी है निगोशिएट करने की अ डील फ्रॉम इटसेल्फ, खुद से, while also shaping international cooperation on just energy transition। और ध्यान दीजिएगा, खुद से अपनी एक डील, मतलब अपने से नेगोशिएट करना कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हम इस ट्रांजिशन को कितना आगे ले जा पाएंगे, टारगेट्स क्या है, कैसे मिटिगेट करेंगे, वो सारी चीजें। और साथ ही साथ while also shaping international cooperation, और जो हमारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन या प्लेटफॉर्म जो हमारे प्रोमिसेस हैं, उनको भी शेप करते हुए ऑन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पे हमें इस वक्त हमारे पास एक बड़ा अवसर है। 2 अवसर है, अवसर पे 2 चीजें हो रही हैं। एक तो खुद से नेगोशिएट करना, हमारे पास क्या सोर्सेज है, क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, और दूसरा जो हमारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ इसके पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया के टारगेट्स क्या हैं एक्चुअली क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की जो बात होती है। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया या इन्फॉर्मेशन ली है पीआईबी की वेबसाइट से, जो पब्लिश हुई थी 9 सितंबर 2022 को 3:20 पे। कहां से? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, इस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, पीआईबी पे मिली, आप भी देख सकते हैं। द कंट्रीज विजन इज टू अचीव नेट जीरो एमिशन। ये हमारा टारगेट है, हमारा विजन क्या है? अचीव करना नेट जीरो एमिशन बाय 2070। एमिशन का मतलब उत्सर्जन। क्या उत्सर्जन करना है? ग्रीन हाउस गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी चीजें। इन एडिशन टू अटेनिंग शॉर्ट टर्म टारगेट्स, और इसको अटेन करने के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या क्या है? इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, या इसको RE भी बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट करनी है 2030 तक। पहली बात कि हमको अपनी रिन्यूएबल टारगेट्स क्या ले जाने हैं,
500 गीगावाट तक ले जाने 2030 तक। फिर है मीटिंग 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर रिन्यूएबल, और उसमें से 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसका 50% हमको रिन्यूएबल से लेना है। सो रिन्यूएबल्स में कौन कौन से आते हैं, हमारा सोलर आता है, विंड आता है, हाइड, और हमारा अगर अभी फिलहाल के लिए इसके अलावा अगर ग्रीन हाउस वाला जो सॉरी हाइड्रोजन का चल जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन शुरू होता है तो उससे भी कवर अप कर सकते हैं। वो अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि सिर्फ अभी प्लान पॉलिसी ही डिक्लेयर हुई है। तो जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उसका 50% हम एनर्जी वाले में लेंगे। रिड्यूसिंग क्यूमुलेटिव एमिशंस बाय 1 बिलियन टन बाय 2030, और रिड्यूसिंग क्या करना है, क्यूमुलेटिव एमिशन मतलब धीमे धीमे धीरे धीरे उसको कम करना है, बाय 1 बिलियन टन बाय 2030। फिर रिड्यूसिंग एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय 45% बाय 2030। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें इकट्ठे नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन जैसे प्री में सपोज करिए आपको यही स्टेटमेंट्स दे दिए जाएं और आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है। सपोज 2 लाइनें यहाँ से ली, एक लाइन यहाँ से ले ली, फिर आपसे पूछा दूसरा गलत है पहला सही है, पहला सही दूसरा गलत है, इस तरीके से स्टेटमेंट आते हैं और फिर घुमा देते हैं आपको। नाउ लास्ट क्या है, India's experience will be valuable to other developing nations as they translate their climate pledges into actions and undertake energy transitions towards a more sustainable energy future। तो ये तो क्या है हमारी पीआईबी की वेबसाइट से, तो जरूरी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जरूरी हैं कि हमको नेट जीरो लेके जाना है 2070 तक, 500 गीगावाट 2030 तक, 50% आरई का, क्यूमुलेटिव जो है एमिशंस को धीमे धीमे नीचे लेकर के जाना 1 बिलियन टन तक 2030 में, और रिड्यूस करना है एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इंडिया जीडीपी बाय 45% बाय 2030। सो 70 के पहले तो टारगेट हमारा 2030 वाला है, इसको दिमाग में रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल कह रहा है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, इसके अलावा एक पार्टनरशिप की घोषणा हुई थी ग्लासगो में कुछ समय पहले, उसके हवाले से बात की जा रही है। उसमें एक पैक्ट हुआ, क्या था वो, जस्ट एनर्जी पार्टनरशिप, JETP, याद रखिएगा, प्री में पूछा जा सकता है, is emerging as the key mechanism for multilateral financing by developed countries to support an energy transition in developing countries। तो ध्यान दीजिएगा, कोप की जो मीटिंग होती रहती है ना, सो कोप की 26 वाली मीटिंग थी, 27 तो अभी हुई है, उसमें ग्लासगो में ये चीजें डिसाइड हुई थी कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप का इमरजेंस हुआ। उसमें क्या कहा गया कि जो डेवलप्ड नेशन है मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग करेंगे, मतलब सब लोग मिल करके काम करेंगे, फाइनेंस करेंगे कंट्रीज टू सपोर्ट एन एनर्जी ट्रांजिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है उससे हम क्लीन एनर्जी तक लेकर के जाएंगे, उसमें डेवलप कंट्रीज हेल्प करेंगी। ये इसका मेन चीज था, कॉन्सेप्ट था, ये मैकेनिज्म उन्होंने उठाया। This has taken on particular significance following the insertion of phrase phase down। उन्होंने इसकी सिग्निफिकेंस को समझते हुए फेज डाउन जो टर्म था उसको यूज किया, ऑफ कोल को नीचे ले जाना इन द ग्लासगो पैक्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, प्री में इसी से पूछ लेंगे तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता पाओगे। अच्छा, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्लीन एनर्जी हमारा टारगेट है और क्लीन एनर्जी पे पहले भी सवाल पूछे गए हैं। आफ्टर साउथ अफ्रीका, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया इज कंसिडर्ड द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर JET पार्टनरशिप। और इसके अलग अलग स्टेप्स में ट्रांस का मतलब होता है एक तरीके का बंडल, ठीक है, बंडल ऑफ करेंसी या बंडल ऑफ मनी। सो पहले ट्रांस में और साउथ अफ्रीका का हुआ और दूसरे ट्रांस में इंडिया का नंबर हो सकता है, मतलब उन्होंने सेगमेंट वाइज देशों को बांट लिया है कि हम अलग अलग सेगमेंट की कंट्रीज को क्या करेंगे, फंडिंग देंगे या फाइनेंसिंग देंगे जिससे वो अपनी ग्रीन एनर्जी के टारगेट्स को मीट कर सके। India's G20 presidency could potentially be an opportune moment to forge a deal। और उसमें वो कह रहे हैं G20 की जो प्रेसिडेंसी है ये एक अवसर है। However, India must develop a coherent domestic justice energy transition JET strategy in order to negotiate a financial deal that address its unique set of socio-economic challenges। अच्छा, अब वो कहना चाह रहे हैं कि JET तो ठीक है, आप क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, पर ये आर्टिकल क्या समझा रहा है कि जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो मतलब जो हमारी जो जॉब क्रिएशन और जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जो और मुद्दे हैं सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, उनको भी केटर करना चाहिए। और G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है तो हम क्यों ना इन सवालों को भी नेगोशिएट कर लें, क्योंकि हमारा ही नंबर है जहां पे हमको JETP के ऊपर हमको फाइनेंसेस मिलने वाले हैं, तो हम इन सबको भी केटर कर लें कि हम क्या जॉब क्रिएशन होगा,
क्या डेवलपमेंट क्या होगा, सिर्फ हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, कोल अगर हम कोल को एकदम से बंद कर देते हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे तो और क्या चीजें हैं जो रास्तों में आएंगी, उन सब बातों को भी हैंडल करना चाहिए। नाउ सो व्हाट वुड अ जेईटी स्ट्रेटजी फॉर इंडिया लुक लाइक, यही सवाल वो उठा रहा है आर्टिकल। नाउ व्हाट कैन इंडिया ऑफर एंड सीक फ्रॉम मल्टीलेटरल जेईटी पार्टनरशिप, दो सवाल हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, मेंस के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और इन्हीं को घुमा फिरा के दूसरे शब्दों में पूछा जाता है। नाउ तो जेईटीपी को अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, मुझे भी मिला है, समझते हैं साथ में। जेईटीपीज आर अ न्यू फंडिंग मॉडल क्रिएटेड टू हेल्प साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इंडिया, वियतनाम एंड सेनेगल ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एनर्जी एंड टूवर्ड क्लीन एनर्जी। इतना ध्यान रखिएगा, देशों के नाम ध्यान रखिएगा, इन सबको एक न्यू फंडिंग मॉडल में लाया गया है जिनको इनको असिस्ट करेंगे या बायलेटरल मैकेनिज्म बनाएंगे जहां पे उनको फाइनेंसिंग मिलेगी। ये तो क्लियर हो गया। और कह रहे हैं कि अ सेकेंड tranche of countries announced as partnership in the JETP approach included इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड सेनेगल। से मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका का ऑलरेडी पहले ट्रांच में कवर किया जा चुका है, तो नेक्स्ट ट्रांच में जो 4 देश आएंगे, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और सेनेगल, सो इनको क्या है, डोनर पूल क्रिएट किया जाएगा। उनमें से अब और बाकी इस डोनर पूल में से देश ही नहीं है, इनमें और बैंक्स को भी, जो बड़े बड़े देशों के बैंक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है और भी जो एशिया के बैंक्स हैं उनको भी पूलन करा जा रहा है, सो दैट कि हम एक फाइनेंस पूल बनाएं और इन देशों को दें और वो अपनी ग्रीन एनर्जी के टारगेट्स को अचीव कर पाए। ठीक है। नाउ जो इसको अब जब मैंने और एक्सप्लोर किया तो आईआईएसडी की वेबसाइट पे मैं गई, उसमें यहाँ पे हर चीज मेंशन है, आप भी जा सकते हैं, डबल चेक जरूर करिए। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब पार्टनरशिप है, एन अपॉर्चुनिटी टू लीव फ्रॉग फ्रॉम कोल टू क्लीन एनर्जी। क्वेश्चन बन भी सकता है कि क्या वाकई जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप लीव फ्रॉग है फ्रॉम कोल टू क्लीन एनर्जी, इसके ऊपर सवाल बन सकता है मेंस में। ध्यान दीजिए, 1 year ऑन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप ऑन 26 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 ग्लासगो में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। उसके बाद जेईटीपी को ध्यान में रखते हुए और भी चीजें डिस्कस हुई, जिसमें साउथ अफ्रीका को कितना मिला, 8.5 बिलियन यूएसडी का जो है फाइनेंसिंग या फंडिंग की बात हुई। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांच में समझ चुके हैं कि बाकी के देश आ रहे हैं। तो मोटा मोटी ये है कि इससे क्या होगा, लोगों के अपने जो एनर्जी व्हीकल्स है, ग्रीन हाइड्रो सेक्टर्स है, जिसमें इंडिया का भी नाम आता है, वो अपने टाइम से उसको, जिनके पास फंडिंग के इश्यूज हैं, वो अचीव हो पाए। जैसे आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें बजट में कहा गया था कि इंडिया को बड़े बड़े फाइनेंशियल लेवल्स पे या प्लेटफॉर्म से फाइनेंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए, इंडिया को भी उसमें एक भाग मिलना चाहिए। तो वो क्या है एक्चुअली, वो यही चीज है कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पे अगर हम लोग को फाइनेंसिंग मिल जाए या सपोर्ट मिले तो हम आसानी से अपने देश की ग्रीन एनर्जी को अचीव कर सकते हैं, टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री वाले सेक्शन में आते हैं और साथ ही साथ हमारे पास जो पोटेंशियल भी है पॉपुलेशन का, और अगर एशियन कंट्रीज की मैं बात करूं, इंडिया की स्पेसिफिकली, तो हमारे पास पोटेंशियल भी है और साथ ही साथ हम बहुत डेवलप्ड नेशंस के लिए एक मार्केट की तरह भी हैं। तो अगर हमारे पास एनर्जी सोर्स रहेगा तो हम और रेवेन्यूज भी खोलते हैं इन देशों के लिए, तो इसलिए इन देशों में अगर टारगेट अचीव होते हैं तो बाकी देशों को भी फायदा होगा। नाउ इसको और एक्सप्लोर करते हैं तो ये मिल जाता है, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन अवार्ड विनिंग इंडिपेंडेंट थिंक टैंक। सवाल उठ सकता है कि आईआईएसडी क्या है, एक थिंक टैंक है, वर्किंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर पीपल एंड द प्लैनेट थ्राइव। ठीक है, और क्या करते हैं, रिसर्च और पॉलिसी फ्रेमवर्क पे फोकस करते हैं और इसके साथ ही साथ जो बहुत सारे पोटेंशियल चेंजेस हैं उन पे अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और इसका जो पब्लिकेशन है, जो ये डिस्कस मैं कर रही हूँ, ये इन्हीं की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। इश्यूज दैट कंसर्न ट्रांजिशन, ये आर्टिकल कहता है कुछ इश्यूज हैं इस ट्रांजिशन में जो इंडिया को समझने चाहिए, साथ ही साथ डिस्कस करने चाहिए। तो कुछ सब समझ ही रहे हैं क्या है कि एनर्जी ट्रांजिशन कुड गिव राइज टू इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल स्पेशल इक्विटी कंसर्न। ध्यान दीजिएगा कि जब आप ट्रांजिशन पे हो, जहां पे अभी तक आप कोल पे थे, मतलब फॉसिल फ्यूल से आप एनर्जी बना रहे थे, ध्यान दीजिएगा, और अब बिल्कुल ही क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हो, उस केस में जो ये ट्रांजिशन है, जो बीच का दौर है, वो इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल डिस्प्यूट क्रिएट करता है। कैसे का मतलब कि 2 जनरेशंस के बीच में चेंजेस आएंगे, मतलब जो आप पूरे देश की बात करें, अगर 2 जनरेशंस के बीच में चेंजेस आएंगे
और एक ही जनरेशन के बीच में भी दिक्कतें आएंगी इक्विटीज को लेकर के। अब वो जनरेशन क्या है, जो सपोज करिए बिजनेस का मॉडल है वो भी चेंज हो जाएंगे, लोगों का सोशो इकोनॉमिक एक्सपोजर है वो भी चेंज होगा, उनकी पेइंग कैपेसिटी भी अलग होगी, क्योंकि ध्यान रखिए कि जो फॉसिल फ्यूल्स है सस्ती हैं इन कंपैरिजन टू ग्रीन एनर्जी, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में जो पैसा है वो ज्यादा लग रहा है, ऐसा पहले एक स्टडी आ चुकी है कि पैसा ज्यादा लगता है। और कोल एनर्जी में जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें जो बिजली के प्राइसेस है वो अलग है, पर अगर आप ग्रीन एनर्जी पे जाओगे तो प्राइसेस की जो वेरिएशन भी ऊपर चली जाएगी, तो हम लोग कैसे इसको अफोर्ड करेंगे। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इंट्रा जनरेशनल है और इंटर जनरेशन है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि इंट्रा का मतलब होता है विद इन, जैसे मैं बोलूं इंट्रा का मतलब सपोज कंपनी ए है तो कंपनी ए के अंदर के डिस्प्यूट को कहते हैं इसी कंपनी के अंदर की डिस्प्यूट को कहेंगे इंट्रा। और लेकिन दो कंपनियां हैं ए और बी और इन दोनों के बीच के डिस्प्यूट को कहते हैं इंटर। तो जब दो लोगों के बीच बात होती है तो वो होता है इंटर, और जब एक ही कंपनी के अंदर या किसी एक इंसान के अंदर की बात होती है तो वो होता है इंट्रा। तो इसको फर्क को भी हमें समझना चाहिए। अब वो कह रहे हैं ट्रांजिशंस अफेक्ट नियर टर्म फॉसिल डिपेंडेंट जॉब्स, disrupt forms of future energy access, shrink states capacity to spend on welfare program। तो क्या कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इनइक्विटीज हैं जो भी बिटवीन कोल एंड अदर रीजन्स वो भी बढ़ के आएंगी, और साथ ही साथ जो जॉब क्रिएशन है, जो फ्यूचर एनर्जी एक्सेस है, उसमें भी एक तरह का डोलड्रम क्रिएट हो जाएगा। नाउ एग्जिस्टिंग जेईटीपी डील्स पे लिमिटेड अटेंशन टू इंट्रा जनरेशनल इनइक्विटी सच एज जॉब लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ कोल फेज डाउन। तो कोल जो आप जब हमारा जो कोल को आप बिल्कुल ही हटा दोगे और एकदम स्विच लेकर के आओगे तो क्या होगा, इंट्रा जनरेशनल इनइक्विटीज क्रिएट होंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से हो चाहे वो कंपनीज के एस्पेक्ट से हो। एक एस्पेक्ट मैं आपको और दिखाती हूँ सब, क्योंकि अभी तक जो हमारा फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है उसको ध्यान में रखते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज को क्या मिलता है, लोन मिलता है, डेट मिलता है कि आप प्रोजेक्ट लगाइए हम आपको लोन देंगे, जैसे एनटीपीसी हो गया और बहुत बड़े बड़े और भी इंडस्ट्रीज हैं। तो लोन कहाँ से मिलता है, बैंक से। और ये लोन क्या होता है, सिर्फ ये कोई 1-2 साल का नहीं होता, 20-20 साल का लोन होता है, 10-10 साल का लोन होता है। तो अभी तक का जो पोटेंशियल है हमारी इकोनॉमी का वो फॉसिल फ्यूल के लिए था। तो जितनी कंपनीज हैं जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी बना के हमको देती हैं उनके पास लोन भी है, तो 10-20 साल तो अभी उनके ऊपर लोन ही है जो सिर्फ फॉसिल फ्यूल के ऊपर है। तो एकदम से आप उनको कैसे मैनेज कर पाओगे, वो बाउंड है अपने लोन को पे करने के लिए इस तरीके की एनर्जी बना करके, तो आप एकदम से उनको ग्रीन एनर्जी में कहां से लेके जाओगे, ये भी एक चैलेंज है। However, among three JTP deals signed so far, only South Africa's deal mentioned a just component। उसमें से साउथ अफ्रीका की डील अभी, क्योंकि जो पहला ट्रांच आया है ना उसमें से साउथ अफ्रीका की को ही जो पैसा अभी तक मिला है इस ट्रांच के अंदर। तो ये समस्या वहां पे ये है कि सिर्फ उन्होंने इस चीज को उठाया है जहां पे रीस्किलिंग की बात हुई है और साथ ही साथ जॉब की भी बात हुई है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि साउथ अफ्रीका के मॉडल को भी हम केटर करा सकते हैं अगर हम चाहें तो, पर वो हमको समझना पड़ेगा पहले। और दूसरा ट्रांस जो है वो इंडोनेशिया, वियतनाम और बाकी की चीजों पर भी ट्रांजिशन अभी आना बाकी है क्योंकि उनका ट्रांस अलग है। अच्छा, आर्टिकल कहता है कि इनिशियल जेईटीपी नेगोशिएशन, ध्यान दीजिएगा कि पहला जो ट्रांस था कंप्लीट होने के बाद इंडिया को जो फंडिंग होनी है वो स्टॉल हो गई है इस बात पे कि कोल को हम फेज डाउन कैसे करेंगे। उसके ऊपर नेगोशिएशन होना है इंडिया से कि वो एक्चुअली कि हम कोल को कैसे फेज डाउन करेंगे और कैसे हम ग्रीन एनर्जी के टारगेट्स को अचीव करने की बात करेंगे। अगर आपको याद हो कि ग्रीन हाइड्रोजन की बात अभी सामने आई, पॉलिसी अनाउंस हुई है, तो ये एक तरीका है, बड़ा स्टेप है कि हम अपने आप को दिखा रहे हैं बाकी जो हमारे जो जेईटीपी के जो कंट्रीज को कि हमारे पास प्लान है और इस प्लान से हम अपने टारगेट्स 2030 के जो टारगेट्स हैं या 2070 के जो टारगेट्स हैं उनको हम अचीव कर पाएंगे। सो ये वो इससे हम क्या करें, वो हम एक तरह का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उसके बाद ही ये आर्टिकल कहता है विदाउट एडिक्वेट अटेंशन टू कंट्री कॉन्टेक्स्ट डिसरिगार्ड्स द क्रूशियल डिफरेंस इन एनर्जी ट्रांजिशन बिटवीन इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमी। और वो कह रहे हैं जो कॉन्टेक्स्ट है, जब तक एडिक्वेट अटेंशन नहीं लेंगे, कॉन्टेक्स्ट नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक हम एनर्जी ट्रांजिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बिटवीन इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमी। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो बड़े बड़े डेवलप देश हैं उनका जो स्टाइल है, जो सिस्टम है, उससे हमारी कोई कंपैरिजन नहीं है, तो हमको भी उसको केटर करना है, उसको टारगेट लेकर के चलना है। ठीक है, द पाथ टू अ क्लीन एनर्जी क्वेस्ट। अब वो कह रहे हैं जो पाथ, जैसे मैंने आपसे कहा, जो मैं डिस्कस करा आपसे कि इंडिया हैज सिग्नल्ड अ कमिटमेंट टू क्लीन एनर्जी, हम कमिटेड है क्लीन एनर्जी के लिए 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल की एनर्जी बनाने के लिए, इंक्लूडिंग 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, कैपेसिटी एडिशन टू 43% RE परचेज ऑब्लिगेशन बाय 2030।
मतलब जिसमें कैपेसिटी एडिशन करने के लिए हमको 43% रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन भी है। मतलब हमारे पास पूरे सोर्स नहीं है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। सो 500 गीगावाट बनाना है नॉन फॉसिल फ्यूल से, जिसमें 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है। कैपेसिटी एडिशन बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 43% हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है 2030 तक को परचेज में, कि परचेज करोगे तभी होगा। तभी तो फंडिंग की जरूरत पड़ रही है ना। फंड्स क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए क्योंकि हमको इक्विपमेंट चाहिए, जो हमारी क्लीन एनर्जी की जो बात होती है। लोग बात कर रहे हैं, बीच में एक एक्सपर्ट का व्यू भी आया था हिंदू में कि हम क्यों ना कोल पे ही स्टिक कर जाए, क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन लेके ना जाए। तो ये बातें क्यों हो रही? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे ऊपर बर्डन भी तो पड़ेगा, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम क्या करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, शायद डेफिसिट में ही तो चल रहा है, तो फंडिंग कहाँ आएगी? फंडिंग के लिए ही तो ये बात हो रही है। ओके, नाउ दीज टारगेट्स आर सपोर्टेड बाय, और ये टारगेट सपोर्ट करते हैं किस चीज की तरफ? हमें कंजर्वेशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लाने की बात हुई है। हमको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा जो अभी प्रपोज अपकमिंग नेशनल कार्बन मार्केट की तरफ जो बात होती है, उसके ऊपर मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को अचीव करने के लिए कुछ एक्शंस को भी ये एक्सपर्ट बताते हैं, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। वो कह रहे हैं कि इन सब चीजों को अचीव करने के लिए क्यों ना हम कुछ स्टेप्स ले लें, जैसे कि फर्स्ट, एक्सिलरेशन इन RE डिप्लॉयमेंट रेट्स टू मैच द पेस ऑफ डिमांड ग्रोथ इज क्रिटिकल टू इंडियाज JET। ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या करें, हम RE डिप्लॉयमेंट को एक्सेलरेट कर दें। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के जो हमारे मेथड्स हैं, उनको हम तेजी से इकोनॉमी की तरफ लेकर के आए और डिमांड ग्रोथ को जाने और मैच करने की कोशिश करें। तो मतलब इसके लिए हमको एक बहुत बड़ा सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का। कुछ तो हमारे पास ऑलरेडी है, कुछ हमको करना पड़ेगा जिससे हम एक्सेलरेट कर पाए। जैसे सोलर एनर्जी के ऊपर बात हुई, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम लद्दाख में, सॉरी तिब्बत में हम सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि वो बैरन लैंड है और वहां पे धूप अच्छी आती है, सन रेजेस ज्यादा अच्छी आती हैं, वहां से बिजली अच्छी बनती है। तो इस तरह के इलाकों को भी हमें सर्च करना पड़ेगा जिससे हम RE का डिप्लॉयमेंट बढ़ा सके, पहली बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि हमको अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी को पूरी एफिशिएंसी से यूज करना पड़ेगा, तब तक जब तक हम चेंज ओवर नहीं कर लेते हैं। वो कैसे होगा कि हमारे पास जो कोल की एफिशिएंसी है, उसको हम ईयर और ईयर जो ग्रोथ कर रही है अभी, जिसको हम चल ही रहे हैं, उसको हम और एफिशिएंसी से यूज करें। सस्टेन एफर्ट इंडिया मिस इज 22 टारगेट बाय 175 गीगावाट RE कैपेसिटी, जिसमें हमने एक टारगेट अपना मिस भी किया है 22 का। बट वो कह रहे हैं कि अगर हम इसकी नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी एडिशन बढ़ा दें और जो हमारा टारगेट है ईयर ऑन ईयर, उसको हम नॉन फॉसिल फ्यूल से ही अचीव करते रहें, और बीच में जो हमारा एक्सेलरेशन है, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको बढ़ाते रहें, तो हम एक तरीके का स्टैंडर्ड बना लेंगे। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि RE का डिप्लॉयमेंट कहाँ बढ़ा सकते हैं? हम MSME में बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में बढ़ा सकते हैं। इस तरीके की वो ऑप्शन बताते हैं जहां पे आप रूरल अर्बन इकोनॉमिक सेंटर पे जाके या रूरल एक्सेस में जॉब क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटर जनरेशनल जो प्रॉब्लम की बात हो रही है, उसको केटर कर सकते हैं। तो मतलब RE का डिप्लॉयमेंट अगर आप बढ़ा दो, एक्सेस बढ़ा दो, लोगों को उसकी जरूरत क्रिएट कर दो, तो लोग अपने आप उस चीज में डाइवर्ट होने लग जाएंगे और उनका माइंडसेट भी चेंज होगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंटर जनरेशनल इनइक्विटी क्रिएट होगी। मतलब लोगों का माइंडसेट भी तो चेंज होना चाहिए ना, कि वो तैयार है इसका प्राइस पे करने के लिए। अगर वो कल को आप बोलोगे, अगर आप बोलो कि 10 रुपए पर यूनिट अभी आप पे करते हो, कल से आप 20 रुपए पर यूनिट पे करोगे, कौन पे करेगा? नहीं पे करेगा। और जबकि आप कहते हो कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी आप लेते हो, जो कंपनियां बनाती हैं, तो हम आपको सब्सिडी देंगे, क्योंकि आपको अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। तो आप ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हो जिससे इंटर जनरेशनल इनइक्विटी क्रिएट हो सकती है। अगर लोगों के अंदर इस बात की अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस के साथ साथ क्या है, आपको उनकी डिमांड को जनरेट अगर आप कर देते हो, एक्सेलरेट कर देते हो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नाउ सेकंड क्या बताते हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लीन एनर्जी कंपोनेंट्स इज क्रिटिकल और सस्टेन JET। मतलब
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करना भी चालू करें, जिसमें हम चाइनीज इक्विपमेंट्स को ना लेकर के, कंपोनेंट्स को ना लेकर के अपने देश में ही कंपोनेंट्स को बनाना चालू करें। ये एक दूसरा रास्ता है। तीसरा क्या है कि हम अपनी जो नेगोशिएशन एक्सेस है मार्केट्स को, उसको भी सुधार सकते हैं। और जेईटी पार्टनरशिप में जो जो बात होती है कि जो पैसा आपको मिलना है, तो हम उसकी जो कॉस्ट गैप है उसको भी कम कर सकते हैं अगर हम मार्केट में अच्छा नेगोशिएशन करें। अच्छा, कोल यूज के लिए वो कहते हैं कि जो अभी जो कोल यूज हमारा चल रहा है, देर इज अ केस फॉर रीअलाइनिंग द करंट यूज ऑफ कोल सोर्सेज टू एनहांस एफिशिएंसीज अंटिल द पीरियड ऑफ फेज डाउन। जैसे मैंने कहा आपसे, जब तक कोल का फेज डाउन नहीं होता है, हम उससे पूरी पूरी एफिशिएंसी लें, 100% एफिशिएंसी लें, अभी उनको हम डाइवर्ट ना करें। पहले हम आरई का क्या करें, एक्सेलरेशन बढ़ा लें, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा लें, उनकी डिमांड बढ़ा लें, साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस फैला लें। ये सब करने के साथ ही साथ हम एफिशिएंसी को 100% यूज करें, तो हम एक स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं। दूसरी बात, इट वुड ऑल्सो लीड टू चीपर पावर। अ ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ कोल फॉर पावर प्लांट्स। वो कह रहे हैं कि जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसको वो भी सस्ती होगी अगर हम इस तरह की जो कोल वाली जो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा एनर्जी इंसेंटिवाइज कर देंगे, तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी और जो कॉस्ट का इश्यू क्रिएट होता है फॉसिल फ्यूल एनर्जी में, वो भी कम होगा। क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि जब जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो कहा जाता है कि ये हमारे जो कोस्टल एरियाज है, वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन ज्यादा अच्छी बन सकती है, क्योंकि इसकी जो इनपुट होते हैं वो ग्रीन एनर्जी ही है और आउटपुट भी ग्रीन एनर्जी है। तो इस केस में जो है कोस्टल एरियाज में ये सही बन सकती है एनर्जी, जो क्योंकि इसमें हमको विंड एनर्जी का यूज करके उसको मॉडिफाई करके हम ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं। बट द पॉइंट इज दिस कि कोस्टल एरियाज से अंदर के इलाकों में इसको पहुंचाने की भी तो एक समस्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी एक इशू होता है, बनने मतलब एसूम किया गया है कि आ सकता है ग्रीन हाइड्रोजन वाली पॉलिसी में। सो वैसे ही कुछ चीज वो यहाँ पे भी मेंशन कर रहे हैं कि इन सब चीजों को भी हम केटर करें, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करें और फॉसिल फ्यूल को 100% एफिशिएंसी पर लेकर के जाएं। सो ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। इससे क्या होगा, बाय लीडिंग टू चीपर एंड मोर एफिशिएंट पावर, द कोल रीअलाइनमेंट प्रपोज्ड हियर helps address energy security concerns, making it possible to even consider a future coal-based power capacity cap. So अभी के लिए जितना हमारे पास टारगेट्स हैं, उनको ध्यान इसको नेगोशिएट करने के बजाय, आरई को और अच्छे से इंप्लीमेंट करने के बजाय, जो हमारे प्लांट्स हैं पाइपलाइन में 2030 तक के लिए, उसके लिए कैपेसिटी जनरेशन का भी काम फॉसिल फ्यूल एनर्जी कर सकती है। Now, these measures will not only address equity concerns across various dimensions, but also create new job opportunities, achieve emission reduction, and prepare the country for deeper decarbonization through a future coal phase down. मतलब एकदम से आपको कोल फेज डाउन करने के बजाय आप नई जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाइए जब तक आप नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ जो आपका डीकार्बनाइजेशन का जो टारगेट है, जिसमें हम कार्बन को कम करेंगे और ग्रीन एनर्जी बनाएंगे, उसका भी ट्रांजिशन फेज है, वो भी आप धीरे धीरे वहां तक पहुंच पाओगे, क्यूमुलेटिव वे में वहां पहुंच पाओगे। However, as been stressed by many, the investment requirement for this transition are beyond the means of domestic mobilization for developing countries. इसी की तो बात हो रही है कि जो ये स्ट्रेस दिया जा रहा है, उसका जो फंड्स हैं वही तो मेन चक्कर है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। Any future JETP deals must consider this broader framework for financing and supporting an energy transition. ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि आप इसको अचीव करने के लिए धीरे धीरे वहां तक पहुंचे, पूरी एनर्जी को यूज करें कोल की, और अपने मेथड्स को और अकोमोडेट करें एज पर द अवेलेबिलिटी। और ये भी ध्यान रखें कि हमारी जॉब्स को लेकर के, हमारे जो सोशो इकोनॉमिक एक्सेस को लेकर के, और इंटर जनरेशनल की जो बात होती है, इंटर या इंट्रा जनरेशनल की जो बात हो रही है, इनइक्विटीज की, उसको भी टारगेट करें। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा द टैक्स गैम्बिट। उसके अलावा एक आर्टिकल मैं आपको दिखाती हूँ, द डिस्क्रिपेंसीज इन द लेटेस्ट ऐश रिपोर्ट, जो कुछ दिन पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको छापा था, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज है। तो ये आर्टिकल नंबर्स दिखाता है तमिलनाडु के एस्पेक्ट से, सो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इन ऐसे रिपोर्ट्स में जो गवर्नमेंट छापती है उसको क्रिटिसाइज करना हमारा टारगेट नहीं है, बट हमको ये पता होना चाहिए कि आईएएस रिपोर्ट कौन छापता है, उसकी मेजर मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं, और इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा एडिटोरियल डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, पीछे वाली डेट्स में आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे द टैक्स गैम्बिट। टैक्स गैम्बिट में वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड नॉट स्टॉप नजिंग पीपल टुवर्ड्स सेफ लॉन्ग टर्म सेविंग्स। मतलब
गवर्नमेंट को ऐसा कोई चीज लोगों को नहीं देनी चाहिए जो उनको ये क्लियर कराए कि वो बहुत सेफ जोन में है और उनके पास बहुत सारी अवेलेबिलिटी है और लॉन्ग टर्म सेविंग्स में वो हो सकता है कि इस पे इफेक्ट डाले। ये आर्टिकल कह रहा है, मतलब जैसे कि भी एक न्यूज आई, न्यूज क्या मतलब बजट में बोला ही गया था कि अब इनकम टैक्स स्लैब जो है वो 5 लाख की जगह 7 लाख मिनिमम स्लैब हुआ करेगा। इसके बाद लोगों के दिमाग में ये आया कि अच्छा हमारे पास अब बहुत पैसा है खर्च करने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो लोगों को ये महसूस कराए कि बहुत सेफ जोन में है और लॉन्ग टर्म सेविंग्स में ये इफेक्ट कर सकता है। ये आर्टिकल हाईलाइट करता है, ठीक है। सो एक्सपर्ट्स आउटलाइन वेरी अर्थमेटिक टू डिटरमिन एट व्हाट लेवल्स ऑफ इनकम एंड सेविंग्स टैक्स पेयर शुड कंसिडर टू स्विच टू द न्यू डिफॉल्ट रिजीम। मतलब जो भी स्लैब आया था जिसमें आप देखेंगे कि पहले क्या था ओल्ड रिजीम में कि 5 से 7, इन्होंने कहा कि 5 लाख तक आपको कुछ पे नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा नहीं कि कुछ पे नहीं करना है, बट आपके स्लैब को रिलैक्सेशन भी दिया गया है। पहले देखिए ओल्ड रिजीम में क्या था कि आपको 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है और अभी भी वही है। फिर क्या है, नेक्स्ट स्लैब क्या है कि 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% था, अभी भी वही है। और बस 5 से 7.5 लाख तक की स्लैब में राहत है, 20% पहले हम देते थे टैक्स, अब देंगे 10%। सो लेकिन 7 लाख, मोटा मोटी आप ध्यान दीजिए कि 7 लाख तक के लोगों की कैपेसिटी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, टैक्स में थोड़ा रिलैक्सेशन है। इसी बात को वो हाईलाइट करते हैं कि लोगों के पास जब पैसा ज्यादा होगा तो इतने कितने लोग ऐसे हैं जो ये एक्स्ट्रा पैसे को सही जगह सेव करेंगे। तो इसके ऊपर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा फॉर सो फार गवर्नमेंट, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया, एज एन एडल्ट यू हैव टू बी बेस्ट जज ऑन व्हाट सूट्स यू। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात बोला कि आप अगर अडल्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको सूट करता है। पर ये आर्टिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है और हमारे अडल्ट इतने ज्यादा इस लेवल पे मतलब फाइनेंशियल एजुकेटेड नहीं है कि वो समझ सके कि कहाँ उनको सेविंग्स देनी है, कहाँ उनको टैक्स की बचत करनी है। तो इसलिए जरूरी है कि हम उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां पे वो सेविंग्स भी कर सके ताकि हमारे देश को नुकसान भी ना हो और साथ ही साथ अपना टैक्स बेनिफिट्स भी ले पाए। सो वो कह रहे हैं गिव सम सोशल सिक्योरिटी टू द मिडिल क्लास ऑल टुगेदर। मतलब जो ये जो स्लैब ऊपर गई है ना, तो उससे क्या है, हमारा पहले टारगेट था कि लोगों को जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होता है ना उससे क्या फायदा होता है, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल कहता है तो हम उनको क्या करें, सम सोशल सिक्योरिटी जो देने का हमारा टारगेट रहता है उसको हम कवर अप कर सकते थे। ये ऑपोजिशन कह रहा है, लेकिन जब हमारे मिनिस्टर खुद ही कह रही है कि लोगों को खुद सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या बेटर है, तो उस केस में कि कहाँ तक ठीक है उसको वो हाईलाइट करता है आर्टिकल। फिर वो मेंशन करते हैं हाउएवर द बिगर पिक्चर नीड्स टू फैक्टर इन दैट मेनी आर नॉट इन अ पोजिशन टू बी द बेस्ट जज फॉर देमसेल्व्स, स्पेशली नॉट द लोअर इनकम अर्नर्स who the government believes will benefit the most in the new tax system। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि पहले ही 2.5 लाख तक की तो रिलैक्सेशन अभी है ही हमारे पास, अब वो कह रहे हैं कि 7.5 लाख तक का, सॉरी 7 लाख तक की स्लैब वालों को टैक्स नहीं देना है। तो जो लोग 7 लाख भी नहीं कमाते हैं, सिर्फ 3-4 लाख कमाते हैं, तो उनके पास क्या इतना फाइनेंशियल लिटरेसी है कि वो खुद डिसाइड कर सकें। Now, India's literacy and financial literacy levels mean many taxpayer cannot deem the right mix of consumption एंड सेविंग्स। मतलब जिनके जो टैक्स रिजीम में नहीं है उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते हैं कि कंजम्पशन कितना करना है, सेविंग्स कितनी करनी है। पर हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इतने कम टैक्स जो टैक्स नहीं पे करते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम है, वो लोग ज्यादा टैक्स नहीं पे करते हैं। सो इसलिए हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं, हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा, क्या हम इन्फ्लेशन को बीट करके अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? और जो इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि हम अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, उससे क्या होगा? क्योंकि जब एक्स्ट्रा मनी मार्केट में होती है तो वो मार्केट में फ्लोट करेगी, याद रखिएगा। जब भी एक्स्ट्रा मनी आपके हाथ में होगी तो आप क्या करोगे, उससे खरीदारी करोगे। और जब एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में आएगा तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आता है। अगर आप सेविंग्स कर देते हो तब तो कोई बात नहीं, सेविंग्स पैसा चला गया दैट इज फाइन। लेकिन अगर जो पैसे से आप शॉपिंग ज्यादा करते हो, जैसे कि लोग कहते हैं वो सेविंग्स नहीं करना चाहते, तो उस केस में इन्फ्लेशन का क्या होगा, ये भी समझदारी है। तो हमारे जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सेविंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो माइनस पे जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसका सीधा सीधा कनेक्शन है। नाउ फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, इन्वेस्टोपीडिया में मेंशन डेफिनेशन है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिवली यूज वेरियस फाइनेंशियल स्किल्स इंक्लूडिंग पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग एंड इन्वेस्टिंग। मतलब बजट करना, इन्वेस्ट करना, पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करना, ये सारी चीजें लिटरेसी में आती हैं। मतलब आपको समझदारी है कितना पैसा बचाना है, कितना पैसा खर्च करना है, इसी कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी।
आप समझते हैं कि एक्चुअली बजट में क्या मेंशन हुआ था? द बजट प्रपोज दैट ओनली द इनकम फ्रॉम पॉलिसीज विद एन एग्रीगेट, यूलिप का मतलब होता है यूनिक लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वो अभी नहीं समझेंगे। तो इसमें मेंशन किया गया था कि जब 7 लाख तक का आपको रिलैक्सेशन दिया गया, दूसरी तरफ ये भी मेंशन किया गया कि जो आपको टैक्स प्रीमियम है वो भी 5 लाख तक के ही प्रीमियम पर टैक्स मिलेगा आपको। अगर उससे नीचे का आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आप देते हो तो आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। तो एक तो आपको बोला गया कि आपको टैक्स जो टैक्स देना है 7 लाख तक का फ्री है आपका, ये बात बोली कि जिसमें इनकम टैक्स बहुत कम है। दूसरी तरफ हमारे जो सिस्टम ने ये हमको बोला कि आपको अभी तक जो 1.5 लाख तक की जो स्लैब मिलता था टैक्स के लिए, उसकी जगह जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसमें 5 लाख तक जब आप इनकम टैक्स में रिबेट लेते हो ना इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो वो 5 लाख तक हुआ करेगी। तो एक तरफ तो आपको यहाँ पे उन्होंने क्या किया, आपको लिमिट दे दी 7 लाख तक की, और दूसरी तरफ आपको लिमिट बढ़ा दी, जिससे क्या होगा, आपका सारा पैसा टैक्सेबल जो आपको रिबेट मिलती थी वो रिबेट भी नहीं मिला करेगी। तो सिस्टम बेवकूफ नहीं है, सिस्टम आपको कोई चीज देता है तो कोई चीज छीनता भी है, लोग समझ नहीं पाते हैं उस चीज को। तो एक तरफ उन्होंने कहा पैसा आपको हम दे रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कहा कि हम आपसे टैक्स जो रिबेट आपको 1.5 लाख में मिलती थी इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करने की, वो भी हम हटा रहे हैं, अब वो 5 लाख में मिला करेगी। मतलब आपको यहाँ रिबेट भी कम मिल रही है, अब 5 लाख तक आपको ही टैक्स रिबेट मिलेगी। मतलब आप 5 लाख से नीचे तक का जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे वो सारे पे आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट है जो लोग समझ नहीं पाते, मैंने आपको दिखाया। अच्छा, अब आर्टिकल कहता है फॉर इंस्टेंस there is a propensity towards more conspicuous consumption among the youth who may find a new tax regime with higher take home salary। मतलब अगर सबकी टेक होम सैलरी ज्यादा होगी तो कंजम्पशन बढ़ने की भी चांसेस ज्यादा हैं, जैसे मैंने कहा परचेजिंग होगी, लोग शॉपिंग करेंगे। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर रूटीनली मिससोल्ड टू डिस नॉट इक्विप टू अंडरस्टैंड मार्केट नुआंसेस एंड द रिस्क एम्बेडेड इन द फाइनेंस फाइन प्रिंट। तो ये भी चीजें जो मैंने आपको बोला वही चीजें बोल रहे हैं कि लोगों के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोग खुद से अपने लिए सेविंग्स करने के बजाय उनको ये ना कहना पड़ता कि प्रोविडेंट फंड में पैसा दो। अगर हम उनके नियम ना बनाए तो कोई प्रोविडेंट फंड में पैसा नहीं देगा। तो नियम ऐसे बनाने जरूरी हैं जहां पे लोग अपनी यूनिवर्सल सिक्योरिटी सिस्टम और हेल्थ के बेनिफिट्स को जाने और अपने जो टैक्स रिजीम को समझे और उनके ऊपर नियम बनाने चाहिए, ये आर्टिकल मेंशन करता है। तो मेंशन करते हैं सो द नज अवे फ्रॉम द ओल्ड टैक्स रिजीम मस्ट बी accompanied by greater financial literacy refers from the government and regulators and a crackdown on ethical selling practices। मतलब जो एथिकल सेलिंग प्रैक्टिसेस को कम करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट को टैक्स लिटरेसी एफर्ट्स को आगे लेके आना चाहिए, ताकि लोग ये जान सके कि उनको कितना बजट करना है, कितना सेव करना है, कितना खर्च करना है। इफ पीपल डिड नॉट नीड द गवर्नमेंट्स prodding to act in their own best interest, there would have been no need for mandatory contribution to provident funds and pension। यही मतलब मैं कह रही हूँ, अगर लोगों को इतनी समझ होती तो उनको ये बाउंड नहीं किया जाता कि आप प्रोविडेंट फंड में पैसा दीजिए, पेंशन में पैसा दीजिए। लोगों को समझ नहीं होती है, ये आर्टिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको ऐसे नियम बनाने चाहिए जहां से वो खुद डिसाइड करने के बाद लोग डिसाइड करने के बजाय वो नियम के आधार पर पेंशन पे पैसा जमा करें, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करें, जैसे कि नियम ऑलरेडी है। क्योंकि लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, और अगर है भी तो लोग एक्टिव नहीं है, अवेयर नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं, तो इस बात को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के दोनों आर्टिकल। आई होप इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। और इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट फाइनेंशियल एस्पेक्ट और बजट, सो उसके लिए हम एक अलग सेशन कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट करें, हम कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन सेशन, जहां पे अपने आप सवाल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के पूछ सकते हैं, हम 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपकी प्रिपरेशन में भी फायदा होगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए।